नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष की प्रारंभिक परीक्षा के सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आज से हम पुनः एक बार फिर से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी या जो विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज थी उसको प्रारंभ कर रहे हैं। और कम प्रश्नों के माध्यम से मैक्सिमम, आप कह सकते हो मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। कम प्रश्नों के माध्यम से ज़्यादा उस अध्याय से जुड़े हुए, उस टॉपिक से जुड़े हुए फैक्ट हम कलेक्ट करेंगे। उस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो फैक्ट होंगे वो हम देखेंगे। तो ये सेशन महत्वपूर्ण है, एक बार अवश्य देखिएगा। और निश्चित रूप से यदि आप इसको देखते हैं तो आपके समय की भी बचत होगी और बेहतर ढंग से चीज़ों को आप रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अपनी तरफ से बहुत ही बेहतर प्रयास किया गया है। और प्रत्येक प्रश्न में कम से कम 10 से 12 फैक्ट आपके लिए जोड़े गए हैं, जिससे आपकी तैयारी और विधिवत हो सके। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। और इसमें 3 सीरीज आप देख रहे हैं। एक प्रश्नों की सीरीज देखते हैं, एक वन लाइनर फैक्ट देखते हैं और एक चित्रात्मक प्रस्तुति देखते हैं। 3 चीज़ें आपके साथ चल रही हैं और नियमित चल रही हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिल रही है। आज का पहला प्रश्न आप देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ। और आपको बता दें, आज से जो इस तरह की आप सीरीज देखेंगे, अभी तक क्या होता था कि आपको एक पीडीएफ में मैक्सिमम 3 विषयों को कवर कराया जाता था, लेकिन अब प्रत्येक दिन आपको देखने को मिलेगा कि नए नए विषय होंगे, क्योंकि हमें कवर करना है ज़्यादातर चीज़ों को, सभी चीज़ों को कवर करना है। तो आज का जो विषय है इतिहास का है, कल का भूगोल या जीव विज्ञान का हो सकता है, उसके बाद बिहार राज्य का हो सकता है। इस तरह से ये सीरीज अब आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? यहाँ पे क्या दिया है, कुछ घटनाक्रम दिए हुए हैं, जैसे हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त, सहायक संधि। आपसे बोला जा रहा है कि सबसे बाद में क्या हुआ, इन घटनाक्रमों में से सबसे बाद में क्या हुआ। इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको वर्ष याद हो तभी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों में यदि संबंधित फैक्ट आपको पता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में आपको पता होगा कि अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। और ये 1793 ईस्वी की घटना थी। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। इसके बाद आप जानते हैं सहायक संधि की बात होती है। सहायक संधि आप जानते हैं लॉर्ड बेलेजली द्वारा शुरू की गई थी, और ये जो शुरू हुई थी लगभग 1798 से 1805 तक ये चीज़ें चली थी, ठीक है। तो 1805 तक मान लो ये चीज़ें चली थी लॉर्ड बेलेजली द्वारा। फिर बात आती है हड़प नीति। हड़प नीति कौन लेके आया? ये डलहौजी लेके आया था। डलहौजी की हड़प नीति थी। और डलहौजी के समय काल की यदि हम बात करें तो बेलेजली के बाद ही आता है, लगभग 1848 में ये आया था। 48 से लेकर 56 तक इसका जो काल है वो देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे नवीनतम कौन है? बचा है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब है? वर्ष 1905 में। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे बाद में क्या हुआ, मतलब बंगाल का जो विभाजन है वो सबसे बाद में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रही है बंगाल विभाजन की, तो आपको पता होगा 20 जुलाई वर्ष 1905, ये तिथि आपको पता होना चाहिए। 20 जुलाई वर्ष 1905 को जो है बंगाल विभाजन की जो है घोषणा की गई थी। 20 जुलाई वर्ष 1905 को। और प्रभावी कब हुआ यदि हम बात करें तो ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर वर्ष 1905 को ये प्रभावी हुआ। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप देखते हैं बंगाल विभाजन के बाद पूरे बंगाल के क्षेत्र में लगातार विद्रोह प्रदर्शन और इस तरह की गतिविधियां हो रही थी। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये घटनाक्रम शुरू हुए थे 7 अगस्त 1905 से। 7 अगस्त 1905 को ऐसा क्या था? 7 अगस्त 1905 को आप जानते हैं कलकत्ता के टाउन हॉल में, नाम सुना होगा आपने, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक बुलाई गई थी
और इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया था। बहिष्कार प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत किया गया था। और जब बहिष्कार प्रस्ताव 7 अगस्त 1905 को स्वीकृत किया गया था, उसी के बाद से आप देखते हैं कि बहिष्कार प्रस्ताव, फिर स्वदेशी आंदोलन और इस तरह के पूरा ये घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है। 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन प्रभावी रूप से लागू हो गया, तो अब आपने देखा होगा कि इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी के आह्वान पर इसको राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर बंगाल विभाजन को हमने राखी दिवस के रूप में मनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन को समाप्त कब किया गया, तो आपको याद आना चाहिए वर्ष 1911 का दिल्ली दरबार, और वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ विभाजन के समय यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रयू फ्रेजर का नाम आप अवश्य याद रखिएगा। सर एंड्रयू फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया? बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुए उसका नेतृत्व किसने किया? आपको बता दें, 2 नाम इसमें देखने को मिलते हैं। एक नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दूसरा नाम है आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। आपको बता दें कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व है विभिन्न स्थानों पर विभिन्न लोगों ने किया था, इनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे यदि पूछ लिया जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री केतकर के द्वारा जो है ये नेतृत्व किया जा रहा था। यदि आप यूपी पंजाब की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, इनके द्वारा यूपी और पंजाब के क्षेत्रों में जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। एक अक्सर पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में मद्रास में इसका नेतृत्व किसने किया, तो नाम याद रखिएगा चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम अय्यर ने इसका जो नेतृत्व है वो मद्रास में किया। दिल्ली में पूछा जाता है कि दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया इस आंदोलन का, तो सैयद हैदर खां के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया। तो इतनी जानकारी यदि आपको पता है तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है बंगाल में किसने नेतृत्व किया, तो बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? बताएं, इनमें से कौन, किसके बारे में ये बात हो रही है आपको बताना है। ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद बताना है आपको। क्या बोला जा रहा है कि इनमें से स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था तथा पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक था। ये किसके बारे में बात हो रही है? इस तरह जो है स्वदेशी आंदोलन की आलोचना किसने की थी? किसने बोला था कि ये निष्ठुर बर्बादी है? यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है रविंद्रनाथ टैगोर की। आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर को, तो उस दिन बंगाल विभाजन के अवसर पर जो शोक दिवस के रूप में लोग मना रहे थे, उनको राखी दिवस के रूप में इसको मनाने की बात जो कही और राखी दिवस के रूप में मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा। अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव था ये किसने दिया था? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था, तो एक नाम याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र। क्या याद रखना है? कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। याद रखना है, कृष्ण कुमार मित्र ने वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो एक गीत गाया जा रहा था जिसका नाम था वंदे मातरम, और वंदे मातरम जो गीत था ये इसी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रगीत बना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बता दें कि एक ब्रिटिश पत्रकार थे जिनका नाम था H.W. नेविन्सन। H.W. नेविन्सन,
इन्होंने इस आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखा था और इसको कवर भी किया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो H.W. नेविन्सन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 याद रखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है प्रश्न संख्या 4 में? प्रश्न संख्या 4 में बोला जा रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। बोला जा रहा है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन कौन से कार्यक्रम जो है प्रारंभ किए, आपको बताना है। मतलब जब बंगाल विभाजन लागू हो गया तो विरोध के स्वरूप हमने क्या क्या कार्यक्रम शुरू किया, हमने क्या क्या घोषणाएं की, उसके बारे में बात हो रही है। बायकॉट दिया है, असहयोग दिया है, स्वदेशी दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा दिया है। क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों पर हमने कार्य करना प्रारंभ किया था, ये आपको पता ही है। असहयोग लिखा है, ठीक है, आपको बताना है। आप जानते हैं कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो असहयोग आंदोलन नहीं चलाया, असहयोग नहीं किया गया था। असहयोग आंदोलन का संदर्भ जो है वो बंगाल विभाजन से नहीं जुड़ता है, बायकॉट का जुड़ता है। हमने बायकॉट किया था, हमने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया था और हमने राष्ट्रीय शिक्षा पर भी कार्य किया था। और उसी के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4, मतलब डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहे हैं बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ कब? बोला जा रहा बंगाल 1905 में विभाजित हुआ और जब यह विभाजित हुआ तो इसका विरोध होने लगा, इस विभाजन का फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। अब जो नहीं समझ पा रहे हूँ, अभी मैं इसको हम डिटेल में मैं समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, लेकिन इसको समझने का प्रयास करें। ये पीसीएस में ही पूछा गया प्रश्न है। बोला जा रहा है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ कब? तो इसका जो तिथि है वो है 1911। आपको पता होगा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहली बात आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, इनका कार्यक्रम था और दिल्ली दरबार के दौरान ये भारत आए थे। ठीक है, तो जब ये भारत आए हुए थे तो उस समय बहुत ज़्यादा विरोध व्याप्त था। तो इन्होंने क्या किया, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, बंगाल विभाजित था, उसके विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंगाल को नया प्रांत बनाया और उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया। तो प्रश्न यही कह रहा है कि पहले तो विभाजन हुआ था, विभाजन का हमने विरोध किया था और विरोध के फलस्वरूप पुनः उसका विभाजन हुआ या विरोध के फलस्वरूप पुनः हुआ विभाजित हुआ, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें क्या किया गया था, असम को भी नया प्रांत बनाया गया था, असम को भी नए प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता की, ये आपको बताना है। किस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की, ये आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। किस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, ये आपको बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले की जब बात आती है तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कि गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी की थी? बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और बनारस अधिवेशन कब हुआ था? ये बंगाल विभाजन के तुरंत बाद हुआ था, वर्ष 1905 में। तो इसका सही उत्तर हो गया कि वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और आपको पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये राजनीतिक गुरु थे। किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है
जो दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा कथन है जो दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। पहला बोला जा रहा है उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, एकदम सत्य है, सबको पता है। दूसरा बोला जा रहा है उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, अभी इसको आप बताओगे सही है या नहीं है। अगला है उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी है, सत्य है, इन्होंने नींव रखी थी। अगला है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुवादी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, अनुवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, अनुवादी पार्टी के टिकट पे चुने गए थे। तो आपको बता दें कि ये अनुवादी पार्टी के टिकट पे नहीं बल्कि उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ठीक है, उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो इसका जो कथन है वो डी कथन गलत है, बाकी की अन्य सभी चीज़ें दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में सत्य है। आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1906 में सबसे पहले वर्ष 1906 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और आपको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज को रखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने, जब उन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप बताओगे बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने उठाया, सर्वप्रथम किसने रखा, तो आप टिक करोगे दादा भाई नौरोजी को। तो ये दो फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसको बताएं। प्रश्न संख्या 8, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, बताएं। यहाँ पे नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, जहाँ पे ये विभाजन हुआ था। आप जानते हैं ये क्रम का 23वां अधिवेशन था। ठीक है, ये 23वां अधिवेशन था जहाँ पर यह विभाजन हुआ था। और आपको बता दें ये विभाजन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्षता को लेकर, अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर विवाद हुआ था और अंततः यह विवाद जो है वो विभाजन तक पहुँच गया था। बात हो रही है 23वें अधिवेशन की, तो 23वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, 23वां अधिवेशन हुआ था वर्ष 1907 में। और वर्ष 1907 में यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वर्ष 1907 में ये जो अधिवेशन था ये हुआ था सूरत में। मतलब बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आपको पता होगा कि रास बिहारी घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ यह भी आपको पता होना चाहिए कि यदि बोला जाए कि विभाजन का नेतृत्व किसने किया, तो तिलक ने जो है ये विभाजन का नेतृत्व किया था। इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इनमें से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, आपको बताना है। इनमें से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, आपको बताना है। आपके विकल्प हैं सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां या नवाब सलीमुल्लाह खां। इनमें से किसके द्वारा जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, बताएं। किसके द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बात, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1906 में इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। और आगा खां जो हैं ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगा खां जो हैं ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन जब पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो सबसे प्रमुख नाम जो आता है
ये क्रम आप याद कर लीजिएगा। सबसे प्रमुख नाम आता है नवाब सलीमुल्लाह खान, दूसरे स्थान पर आते हैं आगा खां, इनका क्रम दूसरा है, इनका पहला है, और तीसरे स्थान पर एक व्यक्ति आते हैं मोहसिन उल मुल्क। कौन आते हैं? मोहसिन उल मुल्क, ये तीसरे नंबर पर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यदि ये तीनों नामों में से नवाब सलीमुल्लाह खां आपको दिख रहा है, तीनों दिए हुए हैं, तो आप सबसे पहले इसको टिक करोगे। लेकिन बिहार राज्य विशेष में जहाँ पे ई विकल्प होता है, तो आप हमेशा यदि दो नाम दिए हुए हैं, मतलब आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां या मोहसिन उल मुल्क में से कोई भी दो नाम दिए हुए हैं, तब तो आप ई विकल्प पर जाओगे। लेकिन सिर्फ एक नाम दिया हुआ है तो आप नवाब सलीमुल्लाह खां को टिक करोगे, या जो भी तीनों में से दिया है आप उसको टिक करोगे। ये चीज़ आप अवश्य याद रखिएगा, ठीक है। और आगा खां के नेतृत्व में ही सर्वप्रथम जो प्रतिमंडल था इनका, वो प्रतिनिधिमंडल जो था वो जाकर मिंटो से मिला था, और मिंटो से कहाँ जाके मिला था? लॉर्ड मिंटो से जाकर ये शिमला में मिला था, और शिमला में मिलकर इन्होंने क्या मांग किया था? इन्होंने मांग किया था पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग किया था, और बाद में इस मांग को स्वीकार भी कर लिया गया था। अभी आगे उसके बारे में हम बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? भले ही स्थापना ढाका में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका वार्षिक अधिवेशन जो अगला हुआ वो 1907 में कराची में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, W.W. हंटर, एक आप कह सकते हैं चिंतक थे W.W. हंटर। उन्होंने बताया कि यदि भारत में शांतिपूर्वक शासन करना है, लंबे समय तक यदि शासन करना है, अपनी शक्ति को बचाना है, अपने आप को और मजबूत करना है, तो उसका एक ही उपाय है कि मुस्लिम को यदि खुश रखो और मुस्लिम को संतुष्ट रखो। तो W.W. हंटर का ये बयान भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये कहाँ पे किया था? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन मुस्लिम नामक एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में इन्होंने बताया था, ठीक है। तो W.W. हंटर का भी नाम आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। मार्ले मिंटो सुधार, अभी मैंने आपको बोला पृथक निर्वाचन, अब आपको आ गया मार्ले मिंटो सुधार। बोला जा रहा मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? बताएं, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया? आप जानते हैं इसी को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है, या मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो वर्ष 1909 की बात हो रही है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आपको पता होगा लॉर्ड कर्जन के स्थान पर बाद में लॉर्ड मिंटो को वायसराय बनाया गया था, और उस समय लॉर्ड मिंटो के साथ मार्ले हुआ करते थे, जॉन मार्ले, जो कि भारत सचिव नियुक्त किए गए थे, और इन्हीं के नाम पर ये जो आयोग बना था, इसको मार्ले मिंटो सुधार नाम दे दिया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका संबंध है वर्ष 1909 से, और यहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया था। वर्ष 1912 में जब, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? कलकत्ता से जब दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था, आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा कि कलकत्ता से जब राजधानी दिल्ली लाई गई तो भारत का वायसराय कौन था? चार विकल्प हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। सबसे पहले तो आपको वर्ष यहाँ पे दे दिया गया है, तो यदि आपको जानकारी नहीं थी कि कब दिल्ली लाई गई तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। और आपको पता होगा कि वर्ष जब ये घटनाक्रम हो रहा था उसी समय राजकीय प्रवेश के दौरान लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का प्रयास किया गया था, और यहाँ पे 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इन 13 लोगों का नाम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक नाम आप याद रखिएगा, नाम है दीनानाथ। इन 13 में से एक व्यक्ति थे दीनानाथ, जिन्होंने सरकारी गवाह बनकर जो है इन लोगों को जो है सजा दिलाई थी। तो दीनानाथ याद रखना है कि आरोपियों में से दीनानाथ ने सरकारी गवाह बनकर जो है अन्य लोगों को जो है सजा दिलाई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दीनानाथ सरकारी गवाह इस दौरान बन गए थे। चले आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो ये अधिवेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
लखनऊ अधिवेशन अपने आप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उन सब की बात की जाएगी। आपको बता दें, लखनऊ अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक ही समय पे जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन जो है चल रहा था। तो लखनऊ एकमात्र स्थान था जहां पर लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन साथ साथ हुए थे। आपको पता होगा वर्ष 1916 में ही लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, ये आपको पता होगा। और इसी समय वर्ष 1916 में ही अतिवादी और उदारवादियों के बीच में भी समझौता हुआ था। जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था पूर्व में 1907 में, वो विभाजन भी अब यहाँ पे समाप्त हुआ था और नरमपंथी और गरमपंथी दोनों दलों के लोग भी मिल गए थे। तो 1916 का ये अधिवेशन दो संदर्भों में महत्वपूर्ण है। पहला, लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ। दूसरा, कांग्रेस जो दो भागों में बंट चुकी थी वह भी पुनः एकत्रित हो गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी जो कांग्रेस का आप कह सकते हो एकीकरण हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी थी? तो इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका रही एनी बेसेंट और तिलक की। ठीक है, एनी बेसेंट और तिलक की भूमिका थी, तब जाकर कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। और यदि बोला जाए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो उसमें तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तिलक और जिन्ना की जो भूमिका है ये महत्वपूर्ण थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी 1916 के अधिवेशन के बारे में पर्याप्त है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको पता होना चाहिए। AC मजूमदार, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनमें से कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? बताएं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनमें से कौन सा आंदोलन था जो लोकप्रिय हुआ था, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पे आंदोलनों के नाम दिए हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल, पृथकतावादी या स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन। आपको बता दें इसका सही उत्तर है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की बात करते हैं तो होम रूल आंदोलन जो था, सबसे पहले यदि हम बात करें तो वर्ष 1916 में तिलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और बाद में आपने देखा कि एनी बेसेंट भी इससे जुड़ गई थी और दोनों की अलग अलग लीग थी। तो होम रूल आंदोलन से दो प्रमुख व्यक्ति जुड़े थे, एनी बेसेंट और तिलक, ये आपको पता होना चाहिए। और एनी बेसेंट एक पत्रिका भी प्रकाशित करते थे जिसका नाम था कॉमनवेल्थ, इसका भी नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ बात हो रही है होम रूल आंदोलन की, तो आपको बता दें कि इसने देश के समक्ष स्वशासन की जो ठोस योजना थी इसी आंदोलन ने प्रस्तुत किया था, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि इसी आंदोलन का नाम बाद में चलकर महात्मा गांधी ने बदलकर स्वराज सभा रख दिया था। और कब बदला था महात्मा गांधी ने? वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो होम रूल से संबंधित इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। आगे और भी प्रश्न है और उससे संबंधित अभी चर्चा होगी। चलो इसको बताओ। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। अफ्रीका में रहने के दौरान इनमें से किस पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था, आपको बताना है। चलें बताइएगा वह पत्रिका कौन सी थी और बता दें। गुजराती देखो, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, अंग्रेजी हो गया, इन सभी भाषाओं में ये पत्रिका प्रकाशित होती थी और इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। बात हो रही है महात्मा गांधी की और महात्मा गांधी से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात, जब बात होती है दक्षिण अफ्रीका की तो बात आती है फिनिक्स आश्रम की। ठीक है, महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में वर्ष 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, जिसको वर्ष 2000 में फिर से शुरू कर दिया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे, राम राज्य के जो सिद्धांत थे वो थे सत्य और अहिंसा,
ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महात्मा जी की जो सत्याग्रह रणनीति थी, उसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी की सत्याग्रह रणनीति में अंतिम पायदान पर कौन था, तो महात्मा गांधी की सत्याग्रह की जो रणनीति थी उसमें सबसे अंतिम पायदान पे जो था वो था हड़ताल। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब महात्मा गांधी कभी भी नहीं चाहते थे कि हड़ताल हो, इसलिए उन्होंने अपने सत्याग्रह के लास्ट पर इसको रखा था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने बताया था कि गरीबी जो है वो हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी के शब्दों में हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है, तो गरीबी जो है वो हिंसा का क्रूरतम रूप है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ये कथन आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ परिवार नियोजन को लेकर जो महात्मा गांधी के विचार थे उनका था, परिवार नियोजन को लेकर जो इन्होंने कहा कि सबसे बेहतर उपाय है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण परिवार नियोजन का सबसे बेहतर उपाय है। इसके बारे में भी महात्मा गांधी ने ही बताया था। ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। चलें बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? देखो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यदि आप महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते होंगे तो निश्चित रूप से उनके विचारों से परिचित होंगे। और महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का जो तात्पर्य था वो था जन कल्याण के लिए सक्रियता। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। बात हो रही है महात्मा गांधी की, तो आपको पता होगा महात्मा गांधी 21 वर्षों तक अफ्रीका में रहे थे। 21 वर्षों तक अफ्रीका में रहे थे। और भारत कब लौटे यदि इसकी बात किया जाए तो भारत महात्मा गांधी वर्ष 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? वर्ष 1915 में ये भारत लौटे थे। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी के जब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी उस दौरान नस्ल भेद के ये शिकार भी हुए थे। और एक स्टेशन पड़ता है जिसको बोलते हैं पीटर मार्ट्सबर्ग, जहां पर इनको रेलगाड़ी से ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। पीटर मारिट्सबर्ग नाम था इस स्टेशन का, पीटर मारिट्सबर्ग। इस स्टेशन पर इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। इनका नाम आपको पता होना चाहिए स्टेशन का। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम यदि बात किया जाए कि कब कांग्रेस के अधिवेशनों में सबसे पहले भाग लिया, तो याद रख लीजिएगा कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1901 में सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में जो है ये भाग लिया था। ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम सभी ये ध्यान रखते हैं कि महात्मा गांधी 1915 में भारत आए। तो यदि किसी अधिवेशन में गए होंगे तो 15 के बाद गए होंगे, नहीं, महात्मा गांधी वर्ष 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले शामिल हुए थे। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सत्याग्रह शब्द सर्वप्रथम किसने अपनाया, तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी ने किया। यह भी जानकारी रखनी है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, आगे क्या है इसका बताना है। चलिए बताइएगा। देखो, गांधी से संबंधित एक चीज़ और याद रखिएगा, गांधी से संबंधित आश्रमों के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे फिनिक्स आश्रम की स्थापना वर्ष 1904 में इन्होंने किया था, तो 1904 आपको याद रखना है। फिनिक्स आश्रम के बाद आप जानते होंगे जिसको आज आप साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं, जो साबरमती नदी के किनारे है। पहले ये सत्याग्रह आश्रम हुआ करता था और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वर्ष 1915 में महात्मा गांधी ने किया था। बाद में इसी सत्याग्रह आश्रम को जो है वो साबरमती के किनारे जो है वो स्थापित किया गया था। आप कह सकते हो उसको ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रश्न का जवाब, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, क्या समझता था? ब्रिटेन भारत को क्या समझता था, आपको बताना है। देखो, ब्रिटेन भारत को, आज कोई भी देश है भारत को अपने देश निर्मित वस्तुओं का बड़ा बाजार समझता है। आज यही चीज़ चीन कर रहा है, चीन समझ रहा है, यूएसए समझ रहा है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये चीज़ें समझ रहे हैं। अब महात्मा गांधी की बात हुई है यहाँ पे बात हुई है महात्मा गांधी के बहिष्कार कि महात्मा गांधी ने जो बहिष्कार किया वस्तुओं का, उसका प्रभाव क्या रहा, उसका आप इस
प्रकार से कह सकते हो कि उसका ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी से संबंधित एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, महात्मा गांधी से जुड़े हुए आंदोलनों का क्रम पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी सबसे पहले कहाँ पे गए थे? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है ये संबंधित है सबसे पहले महात्मा गांधी से। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो आपको पता होगा अहमदाबाद मिल मजदूरों का विवाद था। तो दूसरे नंबर पे है अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये भी महात्मा गांधी से संबंधित है। तो ये तीन का क्रम कम से कम आपको याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर बाइकॉट वर्ष 1918, खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 और लास्ट में आपको याद रखना है रॉलेट सत्याग्रह। चौथा आप नोट कर लीजिएगा रॉलेट सत्याग्रह, और रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो वर्ष 1919 की बात होती है। तो महात्मा गांधी से जिन्होंने नेतृत्व किया, जहाँ पे महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, ये चार आंदोलन आपको पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट, ये तीनों के चारों आपको अवश्य रूप से आपको अनिवार्य रूप से आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का क्रम क्या है? अभी जो प्रश्न मैंने आपको बताया वही प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे असहयोग जोड़ दिया है, मैंने आपको रॉलेट के संदर्भ में बताया था। तो बताइए, इसका जवाब तो आप सभी देंगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं, क्योंकि इतना आसान प्रश्न बन ही नहीं सकता है। बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो, मैंने आपको बोला चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917, मैंने आपको बोला अहमदाबाद मिल मजदूर वर्ष 1918, खेड़ा सत्याग्रह भी वर्ष 1918 की घटना है। अब बचा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में आप जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से 22 के बीच में चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्रम लगाना है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इसका क्रम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बताओ, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? इनमें से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है आपको बताना है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट में सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। इनमें से महात्मा गांधी के संदर्भ में सत्य क्या है ये आपको बताना है। इन चारों में से सत्य क्या है ये आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा। इनमें से सत्य कौन सा है? देखो, इसमें बोला जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे इन्होंने अर्जित की, तो इसका सही उत्तर है राजकोट। राजकोट में ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरा है कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था, ये भी कथन सत्य है। तीसरा बोला जा रहा है उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया, ये भी सत्य है। वकालत इन्होंने लंदन से की थी। और वो रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे, तो इसका भी ये सही उत्तर है। मतलब 1 2 और 3 4 सभी कथन इसके सही है। और रस्किन की जो पुस्तक थी, रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक थी अन टू द लॉस्ट, इन्होंने क्या बताया महात्मा गांधी को? इन्होंने बताया कि व्यक्ति का कल्याण जो है वो सबके कल्याण में निहित है। ये वर्ड जो महात्मा गांधी बोलते हैं कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ये शब्द उनको, ये विचार उनको तब आया जब उन्होंने रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक थी अन टू द लॉस्ट, इसको पढ़ा था। इसके साथ साथ रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक पढ़ी थी उसमें महात्मा गांधी को और क्या सीखने को मिला, उसके बारे में यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा कि रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक थी उसको पढ़ने से महात्मा गांधी को शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। महात्मा गांधी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना कहाँ से सीखा? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक से सीखा। उसमें इस तरह के तथ्यों का जिक्र किया गया था जिनके माध्यम से ये विचार आया। इसी तरह से महात्मा गांधी थोरो को भी पढ़ते थे।
थोरो को महात्मा गांधी ने क्या सीखा? थोरो के माध्यम से महात्मा गांधी ने सीखा करबंदी और सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा और करबंदी ये कहाँ से आए? ये थोरो के विचार थे जो महात्मा गांधी में आए। तीसरा था टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय से क्या सीखा महात्मा गांधी ने? जो अहिंसक आंदोलन महात्मा गांधी चाहते थे, जो अहिंसक आंदोलन की बात करते थे महात्मा गांधी, वो कहीं ना कहीं टॉलस्टॉय की विचार थे, टॉलस्टॉय से प्रभावित थे महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा 3 फैक्ट आपको मैंने बताया कि टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी, टॉलस्टॉय के विचारों से महात्मा गांधी किन चीज़ों में प्रभावित हुए? टॉलस्टॉय के विचारों से महात्मा गांधी को ये सीख मिली कि अहिंसक आंदोलन जो है वही आप कह सकते हो कि असहयोग का आधार है। तो अहिंसा ही असहयोग का आधार है, ये टॉलस्टॉय से मिला। थोरो की बात करें तो थोरो से महात्मा गांधी ने सीखा कि किस प्रकार से करबंदी और सविनय अवज्ञा को जो है हम आगे कर सकते हैं, किस प्रकार से करबंदी और सविनय अवज्ञा एक बेहतर माध्यम है। फिर इसके बाद बात आता है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड से महात्मा गांधी ने शारीरिक श्रम का आदर करना सीखा। और आपको बता दें कि वहीं से इनके दिमाग में ये विचार आया कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये जो विचार था रस्किन बॉन्ड की पुस्तक में, उससे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी 3 लोगों से प्रभावित थे, रस्किन बॉन्ड, थोरो और टॉलस्टॉय। तीनों से किस प्रकार से प्रभावित थे उसकी भी चर्चा मैंने यहाँ पर कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, नोवा खली कॉल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोवा खली कॉल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे आपको बताना है। देखो यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये हो गया, एक पूछ लिया जाता है कि नोवा खली काल में महात्मा गांधी के जो व्यक्तिगत आप कह सकते हो चिकित्सक थे वो कौन थे। 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाए? यहाँ पे बोला गया नोवा खली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है प्यारेलाल। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनके पर्सनल चिकित्सक कौन थे नोवा खली काल में, तो आप बताएंगे डॉक्टर सुशीला नैयर। इनका भी नाम आप नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर सुशीला नैयर जो है ये इनकी व्यक्तिगत चिकित्सक हुआ करती थी। ठीक है, महात्मा गांधी आप देखते होंगे, सुनते होंगे शब्द, तो आपने देखा होगा कि बात आती है राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? यदि बात की जाए कि राष्ट्रपिता का जो कॉन्सेप्ट आया महात्मा गांधी के लिए, ये किसने दिया? तो राष्ट्रपिता की जब बात करते हैं तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह को सफलतापूर्वक जब समाप्त किया तो उसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इनको महात्मा की उपाधि दी थी। तो इनको महात्मा की उपाधि कहाँ से मिली? चंपारण सत्याग्रह के दौरान मिली। किसके द्वारा दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा। ये दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इनमें से कौन सा आंदोलन था जहां पर गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थे? बताएं, इनमें से कौन सा आंदोलन था जहां पर गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थे? राजकोट, खेड़ा, वायकोम या असहयोग? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिएगा। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया? राजकोट, खेड़ा, वायकोम, असहयोग। आपको बता दें वायकोम सत्याग्रह जो था विशेष रूप से मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन था और मंदिर प्रवेश आंदोलन से कभी भी महात्मा गांधी नहीं जुड़े रहे। बाकी अन्य तीनों से, राजकोट से भी जुड़े रहे, खेड़ा से भी जुड़े रहे और असहयोग से भी जुड़े रहे। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताओ, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ये किसने जो है महात्मा गांधी को बताया था? किसने यह सलाह दिया था? आपको बताना है। ये सलाह कौन दे सकता है? यह सलाह निश्चित रूप से कोई अभिभावक दे सकता है, गुरु दे सकता है। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो आपको पता होगा महात्मा गांधी के गुरु कौन थे। यहाँ पे विकल्प गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, इन पे नहीं जाना है। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनको ये सलाह दी थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनको सलाह दी थी कि प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। ये सलाह
गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा महात्मा गांधी को? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने एरवदा जेल में काफ़ी समय बिताया था। महात्मा गांधी ने एरवदा जेल को मंदिर कहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी थी, तो एरवदा जेल को दी थी। इसके साथ साथ जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तो नेहरू जी का एक कथन आया, उन्होंने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो याद रखना है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया कथन है नेहरू जी का, किसके लिए है? महात्मा गांधी के लिए है, यह भी आपको याद रखना है, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? बताएं, ये कथन किसका है? इनका यह भी कथन है कि गलत साधन हमें अपने उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। इसको बताएं, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था? इस पर गांधी जी का ध्यान किसने आकृष्ट कराया था? तो नाम आता है राजकुमार शुक्ल का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल कहाँ पर किया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के संदर्भ में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने प्रथम जन भाषण कब दिया, तो महात्मा गांधी ने प्रथम जन भाषण वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। इसको बताइएगा, किसने यूरोपीय नील, ये तो हो गया प्रश्न, 2 बार रिपीट कर दिया है मैडम ने। इसको बताएं, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? खेड़ा में जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया वर्ष 1918 में, उसका कारण क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताएं, उसका कारण क्या था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो इनमें से कौन सा है आपको बताना है, कौन सा कारण था? आपको पता होगा कि इसकी यदि हम बात करते हैं तो कहीं भी अस्थायी बंदोबस्त लागू करने की बात नहीं थी। जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था विशेष रूप से भू राजस्व को लेकर हुआ था, मतलब केवल एक कथन इसका सही है। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? यूपी किसान सभा की बात हो रही है, उसकी स्थापना से संबंधित इनमें से कौन नहीं था, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। 4 विकल्प हैं, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन है जो इससे संबंधित नहीं है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन से हैं जो इनसे संबंधित नहीं हैं। देखो, बात हो रही है यूपी किसान सभा की, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है यूपी किसान सभा की। तो आपको बता दें कि यूपी किसान सभा से इंद्र नारायण द्विवेदी भी संबंधित थे, गौरी शंकर मिश्र भी संबंधित थे, मदन मोहन मालवीय भी संबंधित थे। जवाहरलाल नेहरू कभी भी इससे संबंधित नहीं थे। और यूपी किसान सभा की जब बात आती है तो वर्ष 1918 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1918 में इसका गठन किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसके साथ साथ कि यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद रखना है कि नाई धोबी सामाजिक बायकॉट, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी किसान सभा की बात कर रहे हैं, यूपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यूपी का चर्चा हुआ है। तो यूपी का एक स्थान है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और यूपी के प्रतापगढ़ में एक आंदोलन चलाया गया था, एक बायकॉट, जिसको बोला जाता था नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट। और ये जो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट था, ये 1919 में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था? किसानों के ही द्वारा चलाया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा।
चलें, फास्ट जवाब, किसे चुना गया? देखो यहाँ पे NG रंगा जो थे इनको महासचिव चुना गया था, और स्वामी सहजानंद सरस्वती को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। आपको पता होगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें अखिल भारतीय किसान सभा में एकमात्र किसान, आप कह सकते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भाग लिए थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने सिर्फ भाग ही नहीं लिया था बल्कि संबोधित भी किया था वर्ष 1936 के अधिवेशन को। यह भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया या नहीं लिया। तो आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा वर्ष 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने एकमात्र कांग्रेसी के तौर पर भाग लिया था, और उन्होंने उस सदन को, उस सत्र को जो है वो संबोधित भी किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, और ये अच्छा प्रश्न है अपने आप में। यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं और कुछ क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब किस संदर्भ में पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है किसान आंदोलनों के संदर्भ में। किसान आंदोलनों के संदर्भ में कुछ व्यक्तियों के नाम हैं और कुछ क्षेत्रों के नाम हैं, तो आपको मिलान करना है कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से जुड़ा है। चलिए, अच्छा प्रश्न है, बताएं। देखो, स्वामी सहजानंद की बात हो रही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि इनका संबंध है बिहार से। फिर बात हो रही है खुदाई खिदमतगार, ठीक है, लाल कुर्ती वालों की बात हो रही है, खुदाई खिदमतगार की बात हो रही है। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से इनका संदर्भ था, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यहाँ पे NWFP के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फिर बात आती है अब्दुल हमीद खां। अब्दुल हमीद खां का यदि हम बात करें कि इनका संबंध है दक्षिणी असम से, और स्वामी रामानंद की बात करें तो इनका संबंध है हैदराबाद से। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप चीज़ों को मैच कर सकते हैं। इसको बताइएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, आपको बताना है। चलो बताइएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? चलो फास्ट जवाब, इसका सही उत्तर है MN रॉय। आपको 2-3 चीज़ें मैं और बता देता हूँ, वो भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी के बारे में आपने देख लिया कि महात्मा शब्द उनको कैसे मिला, राष्ट्रपिता उनको कैसे मिला। इसी तरह से जब बात आती है सरदार पटेल की, तो सरदार शब्द पहले से ही नहीं जुड़ा था, पहले सिर्फ नाम था वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये सरदार शब्द कब जोड़ा गया, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये जो सरदार शब्द जोड़ा गया, ये एक आंदोलन के दौरान जोड़ा गया। उस आंदोलन में सफलतापूर्वक इन्होंने उस समस्या को सॉल्व किया, जिसके बाद से ये जोड़ा जाने लगा। किस आंदोलन की बात हो रही है? तो आपको पता होगा बारदोली सत्याग्रह हुआ था, और बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने भाग लिया था, और उसी दौरान इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए भूदान आंदोलन के बारे में। अक्सर पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए भूदान आंदोलन संबंधित है आंध्र प्रदेश से, और भूदान आंदोलन से जो जुड़े व्यक्ति थे उनका नाम था विनोबा भावे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये सीरीज़ पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कम से कम लाइक शेयर करके अवश्य बता दीजिएगा, कमेंट करके भी। और अगला कौन सा विषय आपको चाहिए, इतिहास हो गया, आप एक क्रम भी सुझाव दे सकते हैं कि किन किन विषयों के प्रश्नों को आपको इस प्रकार से देखना है। क्योंकि आज हमने यदि हम टॉपिक की बात करें तो कई सारे टॉपिक को आज हमने कवर किया है। जैसे हमने सबसे पहले बंगाल विभाजन को कवर किया, बंगाल विभाजन के बाद फिर हमने कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों को कवर किया, जिनमें बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन को हमने कवर किया, दिल्ली दरबार को हमने कवर किया, मुस्लिम लीग के गठन को हमने कवर किया, और इसके साथ साथ होम रूल लीग आंदोलन को हमने कवर किया। और होम रूल लीग आंदोलन के साथ साथ कुछ अन्य गांधी जी के बारे में भी कुछ फैक्ट को हमने देखा। तो लगभग आज की जो हमारी चर्चा थी ये लगभग 1 घंटे की चर्चा है, 1 घंटे से कम ही है। इस पूरी चर्चा में हमने जो है 6 से 7 प्रमुख टॉपिक जहाँ से प्रश्न आते हैं उनकी डिटेल में चर्चा की है। और यदि आपने 1-2 बार पढ़ लिया है चीज़ों को तो निश्चित रूप से इस कक्षा से आपको मदद मिलने वाली है और बहुत ही फ़ायदा इससे होने वाला है, क्योंकि कम समय में मैक्सिमम चीज़ें आप लेकर जा रहे हो। और यदि आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ने भी बैठ जाते हो तो भी इससे ज़्यादा समय आपका लगेगा। तो आज की जो चर्चा है उसकी यहीं पे समाप्ति की घोषणा करते हैं।
कल मिलेंगे फिर इसी प्रकार से। तब तक अवश्य बता दीजिएगा कि अगले दिन आपको कौन सा विषय चाहिए। धन्यवाद।